नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जिसमें आज हम एडिटोरियल एनालिसिस सेशन नंबर 59 लेंगे। प्यारे साथियों, हर सेशन में 4 से 5 एडिट्स मैंने आपके साथ हिंदी और अंग्रेजी में डिस्कस किए हैं। तो अभी तक आपके पास 250 से ज़्यादा, इनफैक्ट 250 से ज़्यादा एडिट्स आ चुके हैं। बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ें, आपको सभी एग्जाम्स में मदद होगी। आज के हमारे चारों एग्जाम ओरिएंटेड एडिट्स ये रहे। साथियों, लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सीरियस एस्पायरेंट्स को हमारे रिसोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। ये हमारी सिविल्स की साइट है, civils.pteducation.com। डेली अपडेट होती है, आप ही के लिए है। बहुत ही रिच वेबसाइट है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। स्टडी मटेरियल, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, करंट अफेयर्स का भी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ उपलब्ध है। अब प्रीलिम्स 2021 सर पे आ गया है, तो भाई अगर प्रीलिम्स 2021 सर पर आ चुका है तो क्यों ना पिछले 7 सालों के सारे प्रीलिम पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पढ़ा जाए, वीडियो देखे जाएं। तो बिल्कुल आइए, ये रहें, और इसकी लिंक आपको सिविल्स की साइट से मिली जाएगी। तो जिसने ये सारे के सारे एनालिसिस बड़े ध्यान से देख लिए, आपको सैकड़ों छोटी छोटी ट्रिक्स पता चल जाएंगी, जिससे आपको इस साल की परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और इतना रिगरस डिटेल्ड एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो कीजिए स्कोर, हमें ज़रूर बताइएगा करने के बाद कि कितना फ़ायदा हुआ। ये रहे 4 एडिट। शुरू करें पहले एडिट से भैया। तो जो आज का पहला एडिट है, इन्फ्लेशन पर है। प्रीलिम जीएस 2, 3 और ऐसे में आपको काम आ सकता है। इन्फ्लेशन रीडिंग इंडिकेट्स एन अर्जेंट नीड टू कट फ्यूल टैक्सेस। तो हिंदू का एडिटर कहता है कि मुद्रास्फीति को हमने अभी देखा तो ये समझ में आया कि बहुत तेजी से पेट्रोल और डीजल पर लगे टैक्सेस को गिराने का समय आ चुका है, क्योंकि मुद्रास्फीति के प्रेशर्स जो हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, वो बहुत भयानक बनी हुई हैं, और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है अब, नहीं तो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आएगी। आ गया समझ में? रिटेल इन्फ्लेशन डेटा अगस्त और जुलाई का अगर आप देखते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो प्राइस प्रेशर्स ऐसा लगता है मानो रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगस्त का आया भैया 5.3%। लेकिन मजे की बात है कि ये 5.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, ये ना अगस्त 2021 का, अगस्त 2020 के सापेक्ष। जुलाई का था 5.59, ये भी ईयर ऑन ईयर था। अगर आप थोड़ा बारीकी से लेकिन देखना शुरू करते हैं सीपीआई के अंदर के घटक और डब्ल्यूपीआई के घटक पर, तो आपको अलग कहानी दिखाई देती है। अंदर आपको लर्किंग प्रेशर्स दिखते हैं। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठे हुए हैं कि बस चोट करी दें। सीपीआई यानी खुदरा और डब्ल्यूपीआई यानी थोक। हिंदी में भी सब कुछ आपके लिए हमने बना दिया है, बहुत समय जाता है। कृपया इसको थोड़ा अप्रिशिएट करें, अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, चैनल के साथ जुड़ें तो मज़ा आएगा। बेस इफेक्ट भी इसमें काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर बेस इफेक्ट तो जीडीपी में भी काम करता था। यस यस यस, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ हमें लगा कि इन्फ्लेशन घट रहा है, और ये 2 फैक्ट्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। कैसे? बेस इफेक्ट में जीडीपी में क्या हुआ था, पिछले साल जीडीपी इस समय भयानक क्रैश हो गया था, तो इस साल का जीडीपी पहले क्वार्टर का बहुत तेजी से बढ़ते दिखा था, अप्रैल मई जून का। इन्फ्लेशन पिछले साल इस समय ज़्यादा था, तो इस बार का उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आप समझ गए, दोनों केसेस में बेस इफेक्ट का असर अलग अलग आ गया। कमेंट थ्रेड में हमें समझाइएगा। सवाल ये है, हाउ डिड द बेस इफेक्ट प्ले आउट डिफरेंटली इन द केस ऑफ जीडीपी एंड इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन? ठीक है भैया, अब बेस इफेक्ट हमने आपको बता दिया। तीसरी बात यह है कि अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करोगे जुलाई 2021 का अगस्त 2021 के साथ, तो इन्फ्लेशन 0.25% से बढ़ा हुआ दिखेगा। 3 बड़े फूड ग्रुप्स इसमें कॉस्टली हो गए, मीट एंड फिश, डेयरी, ऑयल्स एंड फैट्स। एडिबल ऑयल जो है, खाद्य तेल, आप सभी को पता ही है, बहुत भयंकर महंगे हो चुके हैं भारत में। मिडिल क्लास फैमिलीज का तो पूरा बजट इतना गड़बड़ा गया है कि लोगों की पूरी फूड हैबिट चेंज हो गई, और गरीबों की तो बात ही क्या करनी। रोज़ाना टीवी पे कवरेज आ भी रहा है इसका, मतलब कुछ टीवी चैनल्स पे, सब पे तो आता नहीं है आजकल ऐसी चीज़ें, पूरा थीम ही चेंज हो गया है। अगस्त और जुलाई में इन्फ्लेशन आया है 33 और 32.5%। क्या होता है ये? कितने बड़े नंबर हैं। सरकार सजग है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन नए ड्यूटी रिडक्शन से भी इतना फ़ायदा नहीं होता दिख रहा है। पुरानों ने तो असर डाला ही नहीं। प्रोटीन के भारत में 2 बड़े सोर्सेस हैं, दालें और अंडे। तो ये दोनों के दोनों फिलहाल महंगे चल रहे हैं, तो कई लोगों ने इनको खाना ही बंद कर दिया है, तो उससे बच्चों के पोषण पर बहुत असर आता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले 500 दिनों से भारत में स्कूल्स बंद हैं,
और स्कूल्स बंद हैं तो मोटे तौर पर मिड डे मील स्कीम्स भी बंद हैं। तो भारत के करोड़ों करोड़ों बच्चे जो पोषण के लिए मिड डे मील स्कीम पर निर्भर करते थे पिछले 500 दिनों से, उनका पूरा पोषण भी बंद हो गया है। इन सब चीज़ों का भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर, समाज पर, हर चीज़ पर आने वाले सालों में असर आने वाला है। आपको क्या लगता है, एग्री करते हैं मुझसे या नहीं करते हैं? बताइए आपकी क्या राय है। राय अलग हो वो भी चलेगी, जब तक शालीनता से लिखेंगे कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं, सब्जी भाजी की, तो उसमें बहुत वाइड डिफ्लेशन आया है, प्राइसेस में गिरावट आई है, जिसकी वजह से फूड बेवरेजेस सेगमेंट में गिरावट आ गई। दूसरे सेगमेंट जिनमें प्राइसेस बढ़ी, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हेल्थ, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की। ये तो बेचारे महंगे ही हो गए, क्योंकि 10.2 और 10.5 से इसमें पंप प्राइसेस फ्यूल की, पेट्रोल डीजल की शामिल है, और वो तो 100 रुपए पे पेट्रोल और डीजल चल रहा है, तो ये तो बढ़ना ही था, इसके कम होने का तो कोई चांस ही नहीं था। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, दो कारणों से बढ़ रही है। पहला है पेट्रोल डीजल भयंकर महंगा, और दूसरा कमोडिटीज़ का महंगा होना, तो इनपुट प्राइस प्रेशर आ गए, और ये सारा WPI के डेटा से आता है। तो मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट थ्रेड में, CPI का डेटा कौन जारी करता है और WPI का डेटा कौन जारी करता है। अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जो है अगस्त में 11.4% का इन्फ्लेशन आया, लगातार चौथा महीना जिसमें डबल डिजिट से प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। अभी एक लंबे चौड़े सर्वे में CEO से पूछा गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, कंपनियों के मेन बॉसेस से, कि दादा अगले कुछ महीनों में तुमको क्या लगता है इन्फ्लेशन कैसा रहेगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। तो सभी ने बोला कि RBI का 4 ± 2% का FIT फॉर्मूले में ये 6% से ऊपर रहने वाला है। मतलब लोग मान के बैठे हैं कि महंगाई तो होगी ही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस ट्रेंड्स। फ्यूचर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आज का सेंटिमेंट तोड़ देती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाती है। तो सबसे अच्छा काम जो सरकार आज कर सकती है, फ्यूल टैक्सेस को तेजी से कट कर दे इकोनॉमिक रिकवरी को बढ़ाने के लिए। आ गया समझ में? ये है पूरी कहानी। तो प्यारे साथियों, इसकी समरी जो है आपके सामने है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हो इसको एक बार ज़ोर से पढ़ो, भले ही आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हो पढ़ो इसको ज़ोर से। और अगर आपको समरी निकालनी होती तो आप क्या समरी निकालते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में? बताइए कमेंट थ्रेड में। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा, और चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेस हैं, हर स्टूडेंट की नीड को फुलफिल करता हुआ कोई ना कोई कोर्स उपलब्ध होता है। लिंक को क्लिक करेंगे तो कोर्स ओपन होगा, जानकारी लीजिए, टीम से बात कीजिए, एनरोल कीजिए। आज का दूसरा एडिट जो है बड़ा मज़ेदार है। प्रीलिम, GS2, 3, 4 ऐसे सब के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ आपको मिलेंगे। तमिलनाडु चाहता ही नहीं है कि नीट की परीक्षा हो, और बहुत क्लियर है वो कि हमें तो नीट चाहिए ही नहीं, हमारे राज्य को तो आप माफ़ ही कर दो मालिक। Why Tamil Nadu wants NEET exemption and why it is not possible to give it a state specific NEET exemption? समझ में आया? तमिलनाडु की विधानसभा ने हाल ही में एक विधेयक को पारित कर दिया, which will exempt all of the states aspirant from the national NEET exam। तो ऐसा विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है, जहां से वो होके आने वाला नहीं है, जिसमें तमिलनाडु के सभी लड़के और लड़कियां जिनको नीट दे के मेडिकल में जाना है उनको नीट से छुट्टी मिल जाएगी। ऑथर कहते हैं, मतलब एडिटर कहता है कि ये कोई मैजिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तमिलनाडु की शिकायत ये है कि ये जो नीट की पूरी व्यवस्था बन गई है पिछले कुछ सालों में, ये पूरा एडमिशन सिस्टम केवल अमीरों के लिए और अभिजात्य वर्ग के लिए बना है, और मैक्सिमम बच्चे इसी सेगमेंट से सिलेक्ट होके आते हैं, क्योंकि लाखों रुपए की कोचिंग की फीस देने वाले इसी वर्ग के लोग हैं। जो गरीब हैं, शहरी या ग्रामीण, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, और तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि हमारी पूरी कमेटी की रिपोर्ट, A.K. राजन कमेटी की रिपोर्ट ने ये सारी चीज़ें ढूंढ के निकाली हैं। लेकिन इस विधेयक को और इस कानून को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलने वाली है। AIADMK भी ये करके फेल हो चुका है पहले, अभी DMK की सरकार है। फुल फॉर्म बता दो दोनों के। इस असेंट की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये जो कानून है स्टेट लॉ, वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग मेडिकल एडमिशंस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। तो हमारी केंद्रीय संसद ने, जो दिल्ली में है, जो कानून बनाया था चिकित्सा शिक्षा विनियमन के लिए, उससे ये डायरेक्ट क्लैश में आता है। ये जो नया कानून बना है, ये दरअसल MK स्टैलिन की सरकार ने विधानसभा चुनावों में इलेक्टोरल प्रॉमिस करके रखा था, और ये आया किस आधार पे
न्यायाधीश रिटायर्ड AK राजन कमेटी, जिन्होंने पूरा स्टडी किया कि नीट से नुकसान क्या क्या हुआ। क्या कहा राजन कमेटी की रिपोर्ट ने? नीट की प्रोसेसेस गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी और पूरे तमिलनाडु प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए भविष्य में मिलने वाला मैन पावर बहुत दिक्कत में आ जाएगा। तो ऑथर कहते हैं, हिंदू के एडिटर, कि ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन द सेंटर मे नॉट ग्रांट द एग्जेम्पशन टू TN मियरली ऑन दिस बेसिस। केवल इसी आधार पे केंद्र सरकार जो है तमिलनाडु को इसमें से छूट नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने नीट को फेवर किया था। और दूसरी बात, नीट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग एडमिशंस इनटू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस टुडे, इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस। तो सरकार एकदम से अगर छूट देगी तो वो खुद थोड़ा बैकफुट पर आ जाएगी। अदर स्टेट्स में वांट टू लॉजिकली असेस व्हाई तमिलनाडु इज अपोजिंग द नीट। अब क्या होगा? भारत के जो बाकी के राज्य हैं, कम से कम अपोजिशन रूल स्टेट जो हैं, वो ये देखना शुरू करेंगे, कर रहे हैं कुछ तो, कि भाई नीट से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। और काफ़ी सारे राज्य जो हैं वो तमिलनाडु की बुराई भी कर रहे हैं कि तुम अपने आप को भारत से अलग क्यों मानते हो। ये जो एक्सक्लूसिविज्म की राजनीति है, गलत है। हिंदू का एडिटर कहता है कि लेकिन एक बार ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई नुकसान हो रहा है गरीबों का इसमें। एक्चुअली तमिलनाडु राज्य ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया है और समाज के सभी तबकों को हेल्थ केयर का एक्सेस काफ़ी बढ़िया कर दिया है और उसका हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट भी माना जाता है। एक ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या नीट ने स्टैंडर्ड सुधारे और कमर्शियलाइजेशन और प्रॉफिटेरिंग को ख़त्म किया? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि नीट से मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड सुधर गए, वाणिज्यिकरण शिक्षा का खत्म हो गया और मुनाफाखोरी खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा नहीं है ना। आज भी नीट के बाद जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फीस दे के किसी प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है, जबकि जिसका स्कोर अच्छा होता है उस प्राइवेट कॉलेज में वो लड़का या लड़की केवल गवर्नमेंट कोटा की लिमिटेड सीट्स में ही जा सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय हो ही रहा है। द सेंटर्स फोकस ऑट टू बी टू कंटेन दिस रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अनाप शनाप कमर्शियलाइजेशन कर रखा है तो केंद्र सरकार उसको रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती? अब कहीं ना कहीं सभी को इसका उत्तर पता है, तमिलनाडु हो या भारत के बाकी के राज्य हों। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस के या तो मालिक ही पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिशियंस की पार्टनरशिप में कॉलेजेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के पास भी वो मॉरल हिम्मत ही नहीं है कि इन चीज़ों पर लगाम लगा सके। सही बोला ना मैंने? आप मालिकों की सूची उठा के देख लीजिए, सारी कहानियाँ खुल के सामने आ जाती हैं एक सेकंड में। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। समरी को पढ़ो जोर से, भले ही अभी चेन्नई में बैठे हुए हो, पढ़ो जोर से एक बार। और आपको समरी निकालनी होती तो आप एक या दो लाइन में क्या समरी निकालते हैं, है ना? निकालो और लिखो। लगातार हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें, आप ही के लिए बने हैं। और ख़ास तौर पर सिविल्स की एग्ज़ाम आ रही है तो एनालिसिस के पेजेस को बहुत अच्छे से देखिएगा। पिछले 7 सालों के सारे आपको यहाँ सॉल्यूशंस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में वीडियो एनालिसिस के साथ मिलेंगे। इतना बढ़िया रिसोर्स कहीं मिलना नहीं है, कृपया इसे यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में भैया। ठीक है, आते हैं तीसरे एनालिसिस पे। बहुत ही लंबा चौड़ा लेख शशि थरूर ने लिखा है, प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में काम आएगा। बहुत ही इंसाइटफुल लेख है और बहुत सही लिखा है कि भारत चीन का रिश्ता किस मोड़ पर आके खड़ा हो गया है। समझ में आया आपको? तो इसमें आंधी फिल्म का वो गीत याद आ जाता है यहाँ पर, जिसमें मोड़ की बात हुई थी। तो बताइएगा वो कौन सा बहुत ही खूबसूरत गीत था। इवॉल्विंग इंडिया चाइना डायनामिक्स लीव ओनली वन ऑप्शन फॉर इंडिया। शशि थरूर कहते हैं कि पिछले 30 सालों में जिस प्रकार भारत चीन के रिश्तों की गति की है, उससे आज भारत के सामने अगले 10 से 20 सालों के लिए अब एक ही रास्ता बच रहा है। वो रास्ता क्या है वही तो अभी देखेंगे। भारत चीन के संबंध 2021 में अपने सबसे निम्न स्तर पर आके ठहर गए हैं और LAC 2020 जो क्लैशेस हुए, मौतें हुई, उसके बाद से रिश्तों में इतनी ठंडक आ गई है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहाँ तो झूला झूल रहे थे और कहाँ यहाँ आके सब ठंडा हो गया। इस बायलैटरल रिलेशनशिप में तनाव तो हमेशा से था, क्योंकि चाइना हमेशा भारत के दुश्मन देश खुद को बताने वाले पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर अलायंस करके बैठा था कि भाई
हमारा तो हर हालात में आपसे दोस्ती ही रहेगी, ये चाइना ने पाकिस्तान को 1960 से कमिट कर रखा है। उसके अलावा जितनी भी कंटेस्टेड टेरिटरीज़ हैं उसको लेके एलएसी पूरा का पूरा। उसके अलावा भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में दलाई लामा के भाग के भारत आने के बाद उनको संरक्षण देने से। तो ये 2-3 कारण हैं कि क्यों चीन और भारत के रिश्ते में तनाव पहले दिन से था। लेकिन 1970s के बाद से एक परिवर्तन हो गया। भारत और चीन दोनों ने ही अपने रिश्तों को टूटने से बचा लिया, किसी तरह जोड़ के चलते रहे, और भारत ने वन चाइना पॉलिसी पर मोहर लगा दी कि भैया हम मानते हैं ताइवान तुम्हारा ही हिस्सा है। भारत ने तिब्बत टूट के अलग होगा इसको सपोर्ट देना बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब उस बारे में कुछ बोला ही नहीं। और भारत ने दलाई लामा को लेके भी थोड़ा सा ठंडा रुख अख्तियार कर लिया, स्पिरिचुअलिटी वाला, पॉलिटिक्स वाला नहीं। तो ये सब चाइना को शांत करने के लिए था कि भाई हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है तुमको तंग करने का। भारत ने बेवजह की टर्बुलेंस एलएसी पे कभी क्रिएट नहीं की, और भारत ने चाइना के साथ व्यापार को खुल्लम खुल्ला आगे बढ़ने दिया। आज एलएसी के वो सारे झगड़े होने के बाद भारत और चीन का बायलैटरल व्यापार $100 बिलियन क्रॉस कर चुका, और चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है आज की तारीख में। सोचिए, भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया जब बात आई चाइना कंटेनमेंट प्लान की, कि हम ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे जिसका प्रमुख लक्ष्य है कि चाइना को रोको। भारत ने साफ बोल दिया, और भारत ने यह भी बोला कि दिस इज आवर ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता। और भारत 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो हमें पश्चिम के प्रति एक बिल्कुल इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट हमेशा से रहा है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने ममल्लपुरम या महाबलीपुरम समिट जो हुई थी मोदी और शी जिनपिंग की, उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी बातें दोनों तरफ से की गई थी, और उसको आशा की एक ऐसी किरण बताया गया था कि पूछो मत। उसके चंद महीनों के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी लद्दाख में सब तरफ आगे बढ़ गई, और पूरी तरह से इंडियन मिलिट्री को शॉक में डाल दिया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। वी वर सपोज टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, लेकिन पीएलए ने तो वो सारी दोस्ती ही तोड़ दी, अंदर तक घुसाया, और आज भी 900 से 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा जमा के बैठा है जो ओरिजिनली इंडिया की थी। इंडिया एंड चाइना ट्रेड को लेकर और पीपल टू पीपल रिलेशन को लेकर और बहुत सारे सोशो कल्चरल को लेकर काफ़ी डीप रिलेशनशिप पिछले 50 साल में बना चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे बढ़ बढ़ के चाइना के निवेश स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, पावर हो, टेलीकॉम हो, और 2020 तक तो चाइना ने भारत में $26 अरब का निवेश कर भी दिया था, जिसमें से 12 से 13 इंफ्रास्ट्रक्चर में था। एंड दिस वॉज ऑल अंडर नरेंद्र मोदीज वॉच, सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड नथिंग विल गो रॉन्ग। भारत ब्रिक्स में चाइना के साथ इंगेज करता रहा, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल में इंगेज करता रहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भारत ने दोनों बैंकों को भी सपोर्ट किया जिसमें चाइना का नेतृत्व चलता है। AIIB क्या फुल फॉर्म है भैया, और NDB क्या फुल फॉर्म है, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं बताओ कमेंट थ्रेड में। लेकिन इस सब के बीच जब ये चल रहा था इतने सालों में, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बदमाशियों ने बेसिकली क्या रुख लिया, हर तरफ एलएसी पे थोड़ी थोड़ी टेरिटरी कब्जा करते चलो, और उसके लिए वो हमेशा माइनर इंकर्जन्स करते हैं और फिर खुद सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं। खुद ही गलती करो, खुद ही सफ़ेद झंडा लहरा दो, पीछे नहीं हटते हैं, फैक्चुअल सिचुएशन चेंज कर देते हैं। तो एक्चुअली एलएसी कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है। 2020 में चीनी पीएलए भारतीय साइड में घुसाया लद्दाख में, और अभी भी 900 SQKM जगह पकड़ रखी है, और चाइना का लक्ष्य है कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को पूरी तरह से हताहत करो। पीएलए ने इन क्षेत्रों में अपनी फिक्स प्रेजेंस बना ली है, और चाइना जो पहले क्लेम लाइन बताता था लद्दाख एलएसी में, उससे कहीं आगे आके बनाई है। अल्टीमेट गोल ये है कि चाइना के सैनिकों की प्रेजेंस को गलवान रिवर और शायोक रिवर के आसपास ऐसा स्थापित करो कि गलवान वैली जो है वो भारतीयों के लिए ऑफ बाउंड हो जाए, यानी उसकी रीच के बाहर ही चली जाए। इसमें दावा यह है कि गलवान वैली ऑलवेज बिलोंग टू चाइना, पहले दिन से
पिछले एक साल से चाइना ये झूठ फैलाता जा रहा है। द गोल इज़ टू इंश्योर दैट एनी बॉर्डर सेटलमेंट नाउ गोज इन इट्स फेवर। तो बेसिकली क्या किया चाइना ने, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज किया, आगे तक घुस गया, तंबू गाड़ दिए। और अब जब भारत फाइनली किसी दिन, कल परसों, 100 साल बाद जब भी बैठ के हम फाइनली LAC बॉर्डर तय करेंगे, अब वो बोलेगा देखिए हम तो यहाँ फिजिकली बैठे हैं, तो ये जगह तो आपको देने का सवाल ही नहीं उठता। चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी कई डेकेड से ये है कि बॉर्डर सेटलमेंट को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दो। देखिए इस पूरे एडिट का सबसे बड़ा बिंदु यहाँ है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चाइना का पिछले कई दशकों से बार बार ये कहना है कि बॉर्डर सेटलमेंट का इशू आने वाली पीढ़ियाँ कर लेंगी। अब ये चाइना की स्ट्रैटेजी बन गई है, क्योंकि चाइना को बहुत फ़ायदा है। हर गुजरते वर्ष के साथ चाइना और इंडिया की ताकत का डिफरेंशियल बहुत बदलता जा रहा है। तो भारत अगर ऐसे ग्रो हो रहा है तो चाइना ऐसे ग्रो हो रहा है, और हर साल ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो चाइना आज 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत 2.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और चाइना को पता है कि अगले 10 साल में वो अमेरिका को बीट करके 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तब तक भारत जो है 5, 5.5, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो गैप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो तो चाहता है कि सेटलमेंट हो ही नहीं, क्योंकि फिर इंडिया कर ही नहीं पाएगा। इंडिया के हित में क्या है, आज बैठो और आज सेटलमेंट कर लो। तो दुनिया ये देख रही है कि बॉर्डर इंसिडेंट्स में इंडिया पर प्रेशर है, और भारत चाइना को डायरेक्टली चैलेंज कहाँ कर रहा है। हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के अंदर की क्या? पाकिस्तान को तो दे दिया मुंह तोड़ जवाब, चाइना को नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत दूसरे देशों को क्या सिक्योरिटी देगा, ये दुनिया को तो दिख ही रहा है ना, भले ही हम इंटरनली कुछ भी माने ना माने। ऐसा शशि थरूर का कहना है। दंग शाओपिंग, ये जो नेता यहाँ राजीव गांधी साहब के साथ दिख रहे हैं, ये बोलते थे कि 21st सेंचुरी चाइना इंडिया दोनों की सेंचुरी होगी, लेकिन वो 1988 में बोलते थे जब दोनों देशों का आकार बराबर था। आज शी जिनपिंग बहुत साफ हैं कि 21st सेंचुरी चाइना की है, इंडिया दूर दूर तक हमारे पास नहीं आएगा, ऐसा उनको लगता है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन ये है, भाई अभी के लिए भारत ने अपने मिलिट्री एसेट्स को बहुत मजबूत कर दिया LAC पर, और किसी भी हालत में स्टेटस को अंते भारत चाहता है। तो व्हाट इज स्टेटस को अंते, यानी स्टेटस को एंते बेलम, लड़ाई होने से पहले की यथास्थिति बरकरार कर दो। स्टेटस को एंते बेलम, बेलम यानी लड़ाई। बहुत सारे राउंड्स हो गए हैं टॉक्स के, और चाइना ने पूरी तरह डिसएंगेजमेंट अभी भी नहीं किया है। भारत ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, 5G टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे ZTE को बैन किया, और चाइना के निवेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में बैन कर दिया कई जगह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, माइक्रोचिप्स में भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, और वो प्रोडक्ट अगर भारत नहीं आएंगे तो भारत के एक्सपोर्ट्स पे बहुत असर आ जाता है, और इसलिए भारत उस रिश्ते को एकदम तोड़ नहीं पा रहा है। और अब तो चाइना नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया है। देखिए दूसरी प्रॉब्लम यह है कि चाइना का टोटल ट्रेड अगर 100% है, चाइना जो बाहर माल भेजता है उसमें भारत वो केवल 3% ही भेजता है। तो अगर आज भारत ने पूरे चाइनीज इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, चाइना को सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है कि मैं अपनी आदतें बदल दूं। तो भारत के सामने अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है? पहला, चुपचाप अपना स्टेटस स्वीकार करो और चाइना को बोल दो ठीक है भाई तू बॉस है और हम तेरे नंबर 2 हैं। दूसरा, एक ग्लोबल कोalition के साथ एक एलाई बन के जुड़ जाओ। तो जो भारत ने आज तक नहीं किया 70 सालों में, शायद चाइना उससे ऑप्शन नंबर 2 करवा के ही रहेगा, अलाइंग विद द वेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी बड़ा प्रेडिक्शन इन्होंने कर दिया है शशि थरूर ने कि शायद आने वाले दिनों में भारत जो है किसी ग्लोबल अलायंस का हिस्सा बन सकता है, और उसके ज़रिए भारत जो है चाइना से टक्कर लेने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि दूसरा एक ही ऑप्शन है कि चाइना के सामने चुप बैठ के शांति से तमाशा देखते रहो। आ गई पूरी बात समझ में? तो काफ़ी ज़्यादा नाटकीय लेख था, और जो हो रहा है आंखों के सामने ही है। तो ये इसकी समरी है, इसको ज़ोर से पढ़ दो, भले ही अभी आप बीजिंग में बैठे हों। और आप अगर समरी निकालते तो आप क्या समरी निकालते? मज़ा आ रहा है ना भैया? प्यारे साथियों, आज के चौथे और अंतिम लेख पर आ गए। प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में काम आएगा। नो द एनिमी, नो सेल्फ इज साउंड प्रोफेशनल एडवाइस, मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम्स इन इंडिया। आज तक हमने इस टॉपिक पर एक भी एडिटोरियल नहीं देखा था, तो ये तो लेना ही था। प्यारे दोस्तों, ऑथर जो मिलिट्री से रिटायर्ड है वो कहते हैं कि चाइना के जो सुन त्सू थे, आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी उन्होंने, वो हमेशा बोलते थे, उनका बहुत बड़ा सबक था कि अगर आपने अपने शत्रु को पहचान लिया और आपने खुद को जान लिया, यू नो योर सेल्फ एंड यू नो द एनिमी,
तो आप लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। आपको समझ में आया? और अगर आपने शत्रु को पहचान लिया और आप खुद को नहीं पहचान पाए तो आप कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो ऑथर जो मिलिट्री से रिटायर्ड है बोलते देखिए ये तो सत्य वचन है। जहां तक प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन भारतीय डिफेंस फोर्सेस की कंसर्न है, भारत के डिफेंस ऑफिसर्स को यंग से लेकर सीनियर तक किस प्रकार की ट्रेनिंग और एजुकेशन कॉलेजेस में दी जाती है मिलिट्री के, उस संदर्भ में सुन त्सू की कहावत आज बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। समझ में आ गया? हाउ टू नो द एडवर्सरी एंड योरसेल्फ। तो मिलिट्री में अपने शत्रु को कैसे समझें, अपने आप को कैसे समझें, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए एक दूसरे के ऊपर। आप खुद के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पहचान समझिए खुद को, और अपने शत्रु के ऊपर भी के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके लाइए। दूसरी चीज़ ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज के स्वरूप में डिस्टिल कर दीजिए। और तीसरी बात ये होती है कि रेकमेंड द ऑप्शंस फॉर डिसीजन मेकर्स, और ऐसा करके वॉर की स्ट्रैटेजी बनती है। यदि लीडरशिप प्रैग्मेटिक होती है तो इट विल सीक एडवाइस फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल। तो अगर मिलिट्री की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप में समझदार लोग बैठे हैं तो बहुत नॉलेजेबल लोगों से वो शांति से सुनेंगे। आज हमारी भारत सरकार को मिलिट्री ट्रेनिंग मैटर्स पर एडवाइस करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और नीति आयोग। दुख की बात यह है, ऑथर कहते हैं कि इन तीनों में ही सीनियर डिफेंस फोर्सेस, तीनों आर्म्स के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो NSCS नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और NSAB में प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि मैंने खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं अब्रॉड, और मैंने वहाँ देखा कि थ्योरिस्ट और प्रैक्टिशनर्स अलग अलग फील्ड के जो हैं ट्रेनिंग के लिए लाए जाते थे जूनियर फोर्सेस को, जूनियर ऑफिसर्स को व्यापक रूप से ट्रेन करने के लिए, और वही जूनियर आगे चल के बड़े बड़े पदों पर आगे बढ़ते हैं। कई ट्रेनर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी, कई एजुकेटर्स ने विदेशों के इस तरह के डिफेंस स्कूल्स में अपनी पूरी ज़िंदगी केवल एक फील्ड को डिवोट की है, जिससे दे हैव बिकम द लास्ट वर्ड ऑफ एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। बहुत सीनियर अफसर जैसे कि कर्नल जॉन वॉर्डन, जिन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का पूरा एयर कैंपेन डिज़ाइन किया था इराक के खिलाफ, और वो बेहद सफल रहा था, जिसमें लैंड फोर्सेस को पूरा रास्ता खाली मिल गया था। ऐसे कर्नल जॉन वॉर्डन जो हैं फुल टाइम एकेडमिशियन बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ फर्स्ट हैंड मिलती है। भारत में हमारे प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन में जो पढ़ाने वाले आते हैं वो सर्विस ऑफिसर्स होते हैं। उनको फील्ड और स्टाफ अपॉइंटमेंट से कुछ समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए निकाल के लाया जाता है, फिर वो आगे चले जाते हैं। तो एक एक्सपर्ट बनने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए, व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त करके एक्सपर्ट बनना मिलिट्री अफेयर में वो एक अलग बात है, उसमें आप 5 मिनट में एक्सपर्ट बन जाते हो। रियल लाइफ में एक्सपर्ट बनने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। आपको बात समझ में आई? गेस्ट लेक्चर्स आर इन अबंडेंस भारत में, लेकिन गेस्ट लेक्चर्स जो होते हैं वो एक्सपर्टीज़ का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकते। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब हम एक्सपर्ट्स को बहुत लंबे ड्यूरेशंस के लिए एंगेज कर रहे हैं भारत में भी, और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुलाकर उनको मेंटोर बना रहे हैं स्पेशलाइज एरियाज के लिए। परमानेंट चेयर फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर नाउ नीडेड इन द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज टू टीच मिलिट्री हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिक्स। तो अब इन परमानेंट चेयर्स का क्रिएशन किया जाए। जॉइंट इंस्टीट्यूशन शुड हैव अ कमांडेंट हु इज अ रेप्यूटेड स्कॉलर हु कैन ऑल्सो बी फ्रॉम एयरफोर्स और नेवी। अभी तक केवल आर्मी से होते थे। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट 2013 में प्रस्तावित किया गया था, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। उसमें ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस होने वाले थे, इंक्लूडिंग NDA अंडर इट्स ट्यूटिलेज। बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन वो प्लान लागू नहीं हो पाया। लेकिन पैरेलल में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थापित कर दी गई है, और उसके अंदर गोल ये है कि सभी प्रकार से एयर, स्पेस, नेवी, आर्मी, इन सभी स्कूल्स को उसके अंडर लिया जाएगा। तो इस तरह से उसका एक विचार है। फाइनली जो सबसे बड़े पॉलिसी एडवाइजरी स्तर के लोग होते हैं NSAB और NSCS में, वहाँ पर एकेडमिक एक्सपर्ट और मिलिट्री प्रोफेशनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से लाए जाने चाहिए। भारत की जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व है उन्हें बेस्ट एडवाइस चाहिए, क्योंकि आज
दुनिया में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसको देखते हुए हमें सही लोग एकदम टॉप पोजीशन पे एडवाइस करने के लिए सरकार को चाहिए। आया समझ में? ये है पूरी कहानी। तो बहुत अलग तरह का था, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ों अभी अच्छा होना बाकी है, तो ये ऑफिसर महोदय ने हमें बताया और ये इसकी समरी। आपकी भी समरी ज़रूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, यूरो चैंपियनशिप गैम्बलिंग में हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अब बोलिए, संसद टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बना दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में, राज्यसभा टीवी की तो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग होती थी, आने वाले समय में संसद टीवी क्या गुल खिलाता है। ब्रिक्स समिट में कोविड कहां से आया, उस चीज को लेके प्रत्यक्ष लड़ाई भारत और चीन ने नहीं होने दी, जबकि भारत की मांग थी कि हमें कोविड का ओरिजिन ढूंढ के निकालना होगा। तो आप यहां पे साइरिल रामाफोसा देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के, जेर बोल्सोनारो देख रहे हैं आप ब्राजील के, फिर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तो हैं ही। डेटा प्रोटेक्शन बिल बेचारा धक्के खा रहा है, अभी तक पारित ही नहीं हो पाया, हो जाना चाहिए था क्योंकि दूसरे बहुत सारे इनोवेशंस हो गए, अकाउंट एग्रीगेटर हो, ई रुपी हो, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो। तो अभी 21 महीने जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जेपीसी को रेकमेंड किया गया था, उसके बाद फिर से एक फ्रेश बीजेपी एमपी पीपी चौधरी के नेतृत्व में कमेटी इसको असेस करना शुरू करेगी। अब इसमें समय बहुत निकलता जा रहा है, जितना जल्दी फाइनल सजेशंस के साथ ये बिल पारित हो जाए उतना सभी के डेटा के लिए अच्छा रहेगा। एक पॉलिटिकल कार्टून प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने पश्चिम बंगाल में 9.5 साल पहले शेयर किया था, वहां से वो जो कोर्टों के चक्कर लगाने में उलझे हुए हैं 9.5 साल बाद, कहानी अभी तक चल रही है। कितनी भयानक बात है दोस्तों। टेलीकॉम कंपनीज को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अपने जितने भी ड्यूज हैं, जैसे कि एजीआर हो गया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हो गया, उन सब में बहुत सारी छूट देने का निर्णय ले लिया है और 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लाने की बात की है। तो एटलीस्ट वोडाफोन आइडिया को जिंदा रहने में मदद मिलेगी, बाकी कंपनियां तो डूब के खत्म हो ही गई हैं। ट्राइब्यूनल वैकेंसीज पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सरकार की लड़ाई बहुत तीखी हो गई है। सरकार मान ही नहीं रही है जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, दिए हुए सिलेक्टेड पूल में से लोगों को फटाफट अपॉइंट करो। यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक नई AUKUS पार्टनरशिप जो है सिक्योरिटी ग्रुपिंग की तैयार कर ली है इंडो पैसिफिक के लिए। काफ़ी तेजी से इंडो पैसिफिक में चीज़ें बदल रही हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, अब हम कल आपसे सेशन 60 में भेंट करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।